हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए थे, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड के 7 केस को कंप्लीट कर लिए थे। और मैंने आपको ये बताया था कि डबल इंटीग्रेशन मेथड कहाँ यूज़ करते हैं, प्रिज्मेटिक बीम के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ लोडिंग पूरे स्पान के लिए कांस्टेंट होती है। ठीक है, मतलब सिंगल लोडिंग के लिए हम डबल इंटीग्रेशन मेथड को यूज़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैकुलेज मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैकुलेज मेथड क्या होता है, किसके लिए यूज़ करते हैं। पहली चीज़, इट इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डबल इंटीग्रेशन मेथड। ये डबल इंटीग्रेशन मेथड का इम्प्रूवमेंट है एंड कैन बी अप्लाइड इन प्रिज्मेटिक बीम इन विच द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और ये एक बीम के अंदर यूज़ होगा जहाँ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में चेंज होगी। तो दो चीज़ हो गई यहाँ पर। पहली चीज़, ये डबल इंटीग्रेशन मेथड का इम्प्रूवमेंट है, प्रिज्मेटिक बीम के लिए यूज़ करते हैं, और वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में चेंज होगी। ठीक है, मतलब मल्टीपल लोडिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम विथ मल्टीपल पॉइंट लोड और कंसंट्रेट मोमेंट। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। कई बार आरटीयू के एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि भाई मैकुलेज मेथड क्या होता है और इसको एक्सप्लेन करो विथ एग्जांपल। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। सिंपली सपोर्टेड बीम पे हमने मल्टीपल लोडिंग लगा दी, ठीक है, W1 और W2, और इसमें हमने 3 सेक्शंस लगाए। पहला सेक्शन हमने लिया यहाँ पर, सेकंड सेक्शन हमने यहाँ पर, और थर्ड सेक्शन हमने यहाँ पर लिया। अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट इन तीनों सेक्शन के अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने मतलब लोडिंग की पोजीशन को यहाँ पर मेंशन किया है कि W1 की जो डिस्टेंस है वो पॉइंट A से A है, W2 की डिस्टेंस पॉइंट A से जो है वो क्या है, B है, और टोटल लेंथ हमारी L है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट अबाउट वन सेक्शन, अगर हम इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, RA इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। और RA इंटू एक्स होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारी x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी बट A से छोटी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से सिमिलरली हम बेंडिंग मोमेंट अगर हम सेक्शन 2 के अबाउट लेते हैं तो सेक्शन 2 के अबाउट हमारा क्या होगा, देखिए बेंडिंग मोमेंट हमारा हो जाएगा RA इंटू एक्स माइनस W इंटू ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x माइनस ए। अगर इस x में से हम a को माइनस कर देंगे तो ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट सेक्शन 2 हमारा आ जाएगा mx इक्वल टू RA इंटू एक्स माइनस W इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, और जहाँ x की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। यहाँ मैंने मेंशन भी किया है mx2 इक्वल टू RA इंटू एक्स माइनस W1 एक्स माइनस ए। एक्स जो है वो a से बड़ा है और b से छोटा है, इसका वेरिएशन a से b के बीच में होगा। सिमिलरली अगर हम बेंडिंग मोमेंट अबाउट थर्ड सेक्शन की बात करें तो देखिए थर्ड सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेने का एक बेनिफिट ये है कि इसमें होल स्पान कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट हम लें तो हमारा हो जाएगा RA इंटू ये डिस्टेंस, ठीक है, RA इंटू एक्स, फिर हो जाएगा हमारा ये लोडिंग, लोड इंटू ये डिस्टेंस, तो हमारा हो जाएगा W1, और ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, x माइनस ए, फिर माइनस, फिर हो जाएगा लोड इंटू ये डिस्टेंस, तो ये लोड हमारा हो गया W2, और हो जाएगा हमारा x माइनस बी। तो RA इंटू एक्स माइनस W1 एक्स माइनस ए माइनस W2 एक्स माइनस बी। तो सेक्शन 3 के अबाउट हमारा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा RA इंटू एक्स W1 एक्स माइनस ए माइनस W2 एक्स माइनस बी। और यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी सेक्शन 3 के अबाउट, x की जो वैल्यू होगी वो आपको नज़र आ रही है, x की वैल्यू जो है वो b से तो बड़ी है और l से छोटी है। मतलब सेक्शन 3 के अबाउट x का जो वेरिएशन है वो b से l के बीच में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कुछ भी नहीं करा, सिंपली सपोर्टेड बीम ली, उसमें 3 सेक्शन लिए, तीनों सेक्शन के अबाउट हमने बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट कर लिया। सिंस द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट चेंज फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट
of the span. Therefore, DI method is not applicable. The Macaulay improvement method is given as follow. ठीक है, मतलब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में चेंज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर DI मेथड को एप्लीकेबल नहीं करेंगे. हम कौन सा एप्लीकेबल करेंगे? मैकुले मेथड. ठीक है, फॉर्मूला सेम ही लगेगा इसमें भी. ठीक है, देखो फॉर्मूला वही लगा रहे हैं हम, EI d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस का mx की वैल्यू जो भी आई हम वो पुट कर देंगे. तो ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कि कंप्लीट बेंडिंग मोमेंट को कवर कर रहा है? सेक्शन नंबर 3. तो बेंडिंग मोमेंट हम लेंगे सेक्शन नंबर 3 का. तो EI d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस RA इंटू एक्स प्लस W1 x माइनस ए W2 x माइनस बी. और देखिए हर सेक्शन का जो बेंडिंग मोमेंट था उसके बाद यहाँ पर एक साइन लगा दिया ताकि आपको पता रहे कि ये जो मेथड है वो मैकुलेज मेथड है. इसकी एक पहचान है, मतलब DI मेथड और मैकुले मेथड को अलग करने के लिए मैकुले भाई साहब ने क्या किया कि हर पार्ट पर मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट का जो बेंडिंग मोमेंट है उसके बीच में उसने बोला कि आप ऐसे साइन लगाओ. क्यों लगाओ? कि ऑब्लिक साइन इन द मैकुलेज इक्वेशन इंडिकेट द नेक्स्ट टर्म मे और मे नॉट बी वैलिड. क्योंकि ये ऑब्लिक साइन बताएगा कि हमारी अगली टर्म वैलिड है या नहीं है. ठीक है, एंड टू डिटरमाइन द कांस्टेंट C1 एंड C2. अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन का 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे. एक बार करेंगे तो स्लोप इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी बार करेंगे तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ जाएगी, और उसमें C1 C2 कांस्टेंट हमारे आ जाएंगे. तो पहले तो C1 एंड C2 को हम डिटरमाइन कर लेंगे एंड आफ्टर डेट हमारे पास थीटा और डेल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बाउंड्री कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब C1 C2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका पहले तो आप एक बार इंटीग्रेशन कर दोगे. तो जैसे ही इसका आप एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. दोबारा करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी. अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि कांस्टेंट की वैल्यू जो हमने यहाँ पर यूज़ की है वो फर्स्ट पार्ट के बाद ही ली है. तो आप हमेशा ध्यान रखना, मैकुलेज मेथड के अंदर जब आप कांस्टेंट ऐड करोगे तो हमेशा फर्स्ट टर्म के अंदर ही ऐड करनी है. ठीक है, और अब इस कांस्टेंट में C1 और C2 की वैल्यू आपको निकालनी होगी. तो देखिए स्टूडेंट, C1 C2 की वैल्यू कैसे निकालनी है? बाउंड्री कंडीशन से. अब बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाओगे? सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और एंड्स पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है? 0. ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू को 0 लूँगा तो डिफ्लेक्शन क्या आएगा? 0. और अगर मैं x की वैल्यू L रखूँगा तो भी डिफ्लेक्शन क्या आएगा? 0. तो सिंपल सी हम दो यहाँ बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे. x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हो गई, एंड सेकेंड x इक्वल टू L पर y इक्वल टू 0 सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हो गई. लेकिन दोनों में फ़र्क है. जब आप x इक्वल टू 0 लोगे तो ओनली फर्स्ट टर्म ही वैलिड होगी, मतलब ये वाली टर्म. ठीक है, मतलब सेक्शन अबाउट द 1 1 सेक्शन ही हम लेंगे. लेकिन जैसे ही आप x इक्वल टू L लोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा स्पान हमारा कवर हो रहा है लोडिंग के लिए, पूरा स्पान कवर हो रहा है. तो उस केस में फिर हम ऑल टर्म्स वैलिड होगी हमारी, ये पूरी की पूरी टर्म हम लेंगे. एक बार फिर सुन लीजिए, जब आप x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 लोगे तो सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म ही वैलिड करनी है, मतलब आपको इतनी ही इक्वेशन लेनी है. ठीक है, और जब x इक्वल टू L पर y इक्वल टू 0 करोगे तो मतलब पूरा स्पान कवर हो रहा है, तो हम पूरी इक्वेशन को यूज़ करेंगे. तो सेम टू सेम वो का वही है, सिर्फ कांस्टेंट को आपको फर्स्ट टर्म के बाद लगाना है. ठीक है, और x एक चीज़ और यहाँ पर नोट करनी है आपको, द इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस बी इज डन एज x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 एंड x माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2. इसका आपको इंटीग्रेशन इसी फॉर्मेट में करना है, ना कि इस फॉर्मेट में. ठीक है, वो चीज़ गलत नहीं है मैथमेटिकली, लेकिन आपको अभी फिलहाल मैकुलेज मेथड से जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे x माइनस ए का और x माइनस बी का, तो इस फॉर्मेट में करना है. इस फॉर्मेट में क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी बाउंड्री कंडीशन से C1 और C2 की वैल्यू इजली फाइंड आउट हो जाए, इसलिए हम इस फॉर्मेट में करते हैं. तो C1 C2 की वैल्यू जब आप निकालोगे x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, तो C2 ऑलवेज 0 आएगा. ठीक है, और x इक्वल टू L पर y इक्वल टू 0 जैसे आप करोगे तो C1 की कोई ना कोई वैल्यू आएगी. ये ऑलवेज फिक्स है. सिंपली सपोर्टेड बीम में जब आप फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे तो C2 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी और C1 कुछ ना कुछ आएगा. ठीक है,
तो ये एक एग्जांपल हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम में मल्टीपल लोडिंग के साथ मैकुलेज मेथड को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हमें तीनों सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकालना है, फिर हमें देखना है किस सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम पूरा कवर हो रहा है, फिर डबल इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, उसमें उसकी बेंडिंग मोमेंट को पुट कर देना है, और 3 पार्ट्स इसमें यहाँ बन गए हमारे, और फिर इसका हम 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे, और एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो स्लोप इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी बार करेंगे तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ जाएगी, फिर बाउंड्री कंडीशन से C1 C2 को निकाल देंगे, देन हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका कोई स्पेशल केस देखते हैं। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में फॉर एग्जांपल अगर हमें मल्टीपल लोडिंग ना देकर कपल दे दिया, फिर आपको बोला कि इसका आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालो, तो स्लोप डिफ्लेक्शन तो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए प्रोसेस तो वही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी वहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट इसमें आप कैसे निकालोगे, अगर फॉर एग्जांपल हमने इसमें भी हम एक सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, फिर इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस सेक्शन में कवर होगा, इस सेक्शन के पर पूरा बेंडिंग मोमेंट बीम का कवर हो जाएगा। तो हम कौन सा वाला लेके चलेंगे, ये वाला। और इस सेक्शन के अबाउट अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारे पास 2 कपल लगे हुए हैं। पहला जो कपल है वो M1 है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, और इसकी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस A है। दूसरा हमारा जो कपल है वो M2 है, और इसकी लेफ्ट साइड से डिस्टेंस जो है वो B है। ठीक है, तो और आपको पता है क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव होता है। साइन कन्वेंशन में फिर बता देता हूँ, बेंडिंग मोमेंट के अंदर क्लॉकवाइज को जो हम ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये बात मैं कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट। तो अब हम इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेते हैं। इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट हम जैसे ही लेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले हमारा आएगा RA इंटू एक्स। ठीक है, लोड इंटू डिस्टेंस, तो RA इंटू एक्स हमारा आ गया। सेकेंड हम लेंगे, आगे हम चलेंगे, हमारा ये कपल आ गया, तो कपल हमारा हो जाएगा M1, है ना, M1। अब कपल तो खुद मोमेंट होता है हमारा, लोड इंटू डिस्टेंस होता है, तो उसमें तो हम डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस ले रखी है। अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात करें M1 के बाद, M1 की अगर हम सेक्शन X सेक्शन से डिस्टेंस की बात करें तो क्या होगी स्टूडेंट्स, X माइनस A होगी। बट कपल के अंदर हम डिस्टेंस लेते नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, M1 ब्रैकेट X माइनस A की पावर 0, तो X माइनस A की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ऐसा हमने क्यों किया स्टूडेंट्स, ऐसा हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारे पास कांस्टेंट C1 और C2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा, हमने यहाँ पर सिंपल सा किया है, हमने यहाँ पर RA इंटू एक्स। ठीक है, फिर प्लस M1 हमारा क्लॉकवाइज था, तो प्लस M1 X माइनस A की पावर 0, X माइनस A की पावर 0 सिर्फ इसलिए लगाइए ताकि बाउंड्री कंडीशन इसलिए एप्लीकेबल हो सके। फिर आगे हम चले, आगे हमारे पास M2 आ गया। M2 हमारा एंटी क्लॉकवाइज था, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव इसको ले लिया। ठीक है, अब कपल खुद एक मोमेंट है, तो यहाँ पर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर, अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें M2 की X सेक्शन से, तो क्या होगी, X माइनस B होगी, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस X है। तो इस X में से अगर आप B माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस क्या आएगी, X माइनस B। तो हमारा हो गया M2 X माइनस B। अब ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई करनी नहीं थी हमें, इसलिए इसकी पावर हमने 0 लगा दी। तो सेक्शन XX के अबाउट हमारा बेंडिंग मोमेंट हो गया MX इक्वल टू RA इंटू एक्स प्लस M1, ठीक है, X माइनस A की पावर 0 माइनस M2 X माइनस B की पावर 0। तो जब भी किसी बीम के अंदर ऐसे कपल आएगा और अगर आप मैकुलेज मेथड अप्लाई कर रहे हो, देखो जनरली जब हम इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेते हैं तो हमें ये चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमने ये चीज़ इसलिए लगाई है क्योंकि मैकुलेज मेथड के अंदर हमें कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने इसका यूज़ किया है। अदरवाइज इसको जनरल हम नहीं निकालते। ठीक है, मतलब इसको आप नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैकुलेज के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये पार्ट भी करना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं करा हमने, मोमेंट की उस सेक्शन से डिस्टेंस ले ली और उसकी पावर 0 कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेना है। कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया।
उसके बाद आपको EI/2y/dx² इक्वल टू -mx वाली इक्वेशन में इसको पुट करना है। पुट कर दोगे, पुट करते ही हमारे पास ये आ जाएगा। पुट करने के बाद आपने मैकुलर साइन भी लगा दिए यहाँ पर। फिर इसका एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास स्लोप इक्वेशन आ जाएगी। अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे x माइनस ए की पावर 0, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस ए, और x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, फिर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देंगे, C1 C2 आ जाएगा। देन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन में आप सेक्शन कैसे निकालोगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करा यहाँ पर, इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट हम निकाल रहे हैं। अगर इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तो हमने डिस्टेंस डिसाइड करी। ये डिस्टेंस हमारी ए है, ये डिस्टेंस हमारी बी है, ये टोटल डिस्टेंस हमारी सी है। ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमारा आएगा, देखिए सबसे पहले हमारा आएगा ये वाला RA इंटू एक्स, क्योंकि हमें इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेना है। तो RA इंटू एक्स हमारा आ गया। फिर हमारे पास ये लोडिंग आ रही है, फिर इस लोडिंग की हम डिस्टेंस लेंगे यहाँ तक, और इस लोडिंग की यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x माइनस ए क्या हो जाएगी। अगर x में से ये डिस्टेंस में माइनस कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस ए, तो हो गया p x माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो चीज़ क्लियर हो गई आपके पास, mx इक्वल टू RA इंटू एक्स माइनस p x माइनस ए। अब तीसरा जो लोड है हमारा वो ये UDL वाला है। ठीक है, अब UDL वाला लोड है, ऊपर से लग रहा है नीचे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जाएगा। तो लोड इनटू ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी स्टूडेंट्स x में से जब a को माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस आएगी नहीं आएगी। तो हमने बोल दिया W इंटू एक्स माइनस ए, ये डिस्टेंस हो गई, और फिर करते हैं डिस्टेंस का हाफ, तो x माइनस ए बाई 2। तो फाइनली हो जाएगा W x माइनस ए का स्क्वायर बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली हमें इस बेंडिंग मोमेंट को भी ऐड करना है, इस लोडिंग का बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है तो ये कौन सा देगा, क्लॉकवाइज देगा। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट है हमारा, कितने डिस्टेंस लग रहा है, इतने डिस्टेंस लग रहा है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x में से अगर आप b को माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस आएगी नहीं आएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x माइनस बी। तो हमने यहाँ पर कर दिया w इंटू एक्स माइनस बी, और डिस्टेंस का हाफ x माइनस बी बाई 2। तो फाइनली हो गया हमारा w x माइनस बी का स्क्वायर बाय 2। तो ऐसे आपको सबसे पहले इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो mx इक्वल टू हमारा हो जाएगा RA इंटू एक्स p इंटू एक्स माइनस ए माइनस W x माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 प्लस W x माइनस बी का स्क्वायर बाय 2। फिर इसका हम एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर हम इसको EI/2y/dx² इक्वल टू माइनस का mx वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे हमारे। फिर इसके हम एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे तो स्लोप इक्वेशन आ जाएगी, अगेन कर देंगे तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ जाएगी। और फिर हम बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके C1 C2 फाइंड करेंगे, देन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हमारा आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, इसके ऊपर अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। और क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, ए बीम सिंपली सपोर्टेड एट and A and B is loaded with 2-point load of 30 kilonewton at each at a distance of 2 meter and 3 meter from end A. ठीक है, determine the position and magnitude of maximum deflection. Take E equal to 2 into 10 की power 5 Newton per mm square and I equal to 7200 cm की power 4। हमें बोला एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके दो एंड्स ए एंड बी है, और उसमें हमारे 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं, एक 30 किलोन्यूटन का है, दूसरा भी 30 किलोन्यूटन का है, और इसकी डिस्टेंस जो है लेफ्ट हैंड से एक की 2 मीटर डिस्टेंस है, और दूसरी की भी कितनी डिस्टेंस है, दूसरे की भी 3 मीटर डिस्टेंस है। लेफ्ट हैंड से एक की 2 मीटर और दूसरी की 3 मीटर डिस्टेंस है। तो हमें डिटरमाइन करना है पोजिशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। हमें बताना है सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में सिंगल एक पॉइंट लोड लगा होता है तो हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक लोड लगा होता है एक सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उससे के नीचे होगा। बट यहाँ पर मल्टीपल लोडिंग्स दे रखी है और सेक्शन भी बीम भी हमारी सिमेट्रिक नहीं है,
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर ही दोनों लोड लग रहे हैं हमारे 3 मीटर की डिस्टेंस के अंदर। तो हमें ये बताना होगा, हमें पहले उसकी पोजीशन निकालनी होगी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी डिस्टेंस पर होगा, और फिर उस डिस्टेंस पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना होगा। तो मैं एक जनरल सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसमें रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन निकालने के बाद जो हमारी एक्स सेक्शन के अबाउट हम बेंडिंग मोमेंट ले लेंगे। एक्स सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेने के बाद EI/2y/dx² = -mx वाली इक्वेशन में बेंडिंग मोमेंट को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम उसका 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारी आ जाएगी। फिर देन हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके C1 C2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, और जैसे ही हमारी C1 C2 की वैल्यू आई उसको हम मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो स्लोप इक्वेशन डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब सवाल ये है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और कहाँ पर होगा और कितनी डिस्टेंस पर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दिमाग में हमेशा रखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑलवेज वहीं होगा जहाँ स्लोप की वैल्यू 0 होगी। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहाँ होगा जहाँ स्लोप की वैल्यू 0 होगी। ये बिल्कुल उसी तरह से हो गया जैसे हम बोलते थे कि बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम में वहाँ पर होगा जहाँ शेयर फोर्स 0 होता था। ठीक है, सेम वही चीज़ हो गई। अपन बोलते थे ना, सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहाँ होगा जहाँ शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। सेम उसी तरह हम इसको रिलेट करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम वहाँ होगा जहाँ स्लोप की वैल्यू 0 होगी। तो स्लोप की इक्वेशन को हम 0 के इक्वल कर देंगे और उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम बोल देंगे उस डिस्टेंस पर हमारा बेंडिंग मोमेंट, उस डिस्टेंस पर हमारा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। कितना होगा, उस वैल्यू को अपन डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आ गया होगा हमें चलना कैसे है। तो आइए से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपली सपोर्टेड बीम हमने बना ली और पहला काम होगा हमारा रिएक्शन का। तो रिएक्शंस तो आप निकाल ही लोगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले RA + RB = हमारा दे रखा है 60 किलो न्यूटन, और अगर हमें RB की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो टेकिंग मोमेंट अबाउट हमने A ले लिया। जैसे ही आप A के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लोगे तो हमारा हो जाएगा RB × ये डिस्टेंस, 30 × ये डिस्टेंस, 30 × ये डिस्टेंस। तो हमारे पास RB की जो वैल्यू आ गई 25 किलो न्यूटन, उससे हमें RA फाइंड कर लेंगे 35 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हमें एक सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो ऐसा कौन सा हम सेक्शन लें जहाँ की मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा कवर हो जाए। तो मैंने ये सेक्शन ले लिया। अगर आप ये वाला सेक्शन लोगे और अगर आप, तो मतलब ये हमारा x हो गया, तो mx अगर हम इसमें निकालें तो स्टूडेंट्स देखिए mx = हमारा क्या हो जाएगा, RA × x माइनस RA × x हो जाएगा, माइनस 30 × ये डिस्टेंस हो जाएगी, 30 × और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, x - 2 कितनी हो जाएगी, x - 2, फिर माइनस 30 × ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 x - 3। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 30 x - 3। तो सबसे पहले आपको इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेना है। तो इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट मैंने आपको बता दिया, RA × ये डिस्टेंस, 30 × ये डिस्टेंस और 30 × ये डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा mx की वैल्यू हमारे पास आ गई, और हम जानते हैं EI/2y/dx² होता है -mx। mx की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो स्लोप इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारा हो जाएगा EI/dx² = -35 x² + C1, और फिर ऑब्लिक साइन लगा देंगे मैकुलस का। एक टर्म को कंप्लीट होने के बाद जो हम लगाते हैं, फिर x - 2 का कर देंगे, x - 2 का ² सिमिलरली x - 3 का कर देंगे, x - 3 का ² फिर इसका जैसे ही हम अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास स्लोप इक्वेशन आ जाएगी। हमारे पास स्लोप इक्वेशन आ जाएगी। इसका अगेन हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो देखिए हमारा हो गया EI/dx का हमारा हो गया EI/- 35 x³ / 6 + C1x + C2, और इसका भी हम कर देंगे तो x - 2 का हो जाएगा हमारा x - 2 का क्यूब / 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6 आ गया। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा हमारा 30 x - 3 का क्यूब /
6। ठीक है, अब हमें यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर C1 और C2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाउंड्री कंडीशन से निकालते हैं। और बाउंड्री कंडीशन हमेशा यही वाली यूज़ करते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर डिफ्लेक्शन भी 0 होता है और x इक्वल टू L पर भी डिफ्लेक्शन 0 होता है। x इक्वल टू 0 अगर आप x इक्वल टू 0 लोगे तो x इक्वल टू 0 पर हमारा y इक्वल टू 0 होगा। और मैंने आपको बताया था x इक्वल टू 0 पर जब हमारा y इक्वल टू 0 होगा तो सिर्फ फर्स्ट टर्म ही हमारी वैलिड होगी, क्योंकि इसमें पूरा स्पान कवर नहीं करेगा और फर्स्ट टर्म भी वैलिड होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप x की वैल्यू को भी 0 पुट करिए और y की वैल्यू भी 0 पुट कीजिए, तो C2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, 0। तो ऑलवेज x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 जैसे ही आप करोगे तो C2 की वैल्यू ऑलवेज हमारे पास क्या आएगी, 0। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करते हैं और सेकेंड हमारी बाउंड्री कंडीशन है हमारी x इक्वल टू L पर। x इक्वल टू L लोगे तो मतलब हमारा पूरा स्पान कवर हो गया। x इक्वल टू L पर y इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0 होगा, तो इसमें पूरी टर्म वैलिड होगी। तो इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू हमारी 0 हो गई और x की वैल्यू हम रख देंगे L। तो जैसे आप x की जगह L पुट करोगे और L हमारे पास टोटल स्पान है 6 मीटर, तो इसको x की जगह हम L रख देंगे और L की वैल्यू है हमारे पास 6, है ना। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो C1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 134.17। तो बाउंड्री कंडीशन से हमने C1 और C2 की वैल्यू निकाल दी। तो C1 और C2 की वैल्यू को हम मैन इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो स्लोप वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो स्लोप इक्वेशन आ जाएगी, डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ जाएगी। तो स्लोप इक्वेशन और डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारी दोनों आ गई। और स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम में ऑलवेज यही यूज़ होगी बाउंड्री कंडीशन, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, तो ऑलवेज C2 0 आएगा और x इक्वल टू L पर y इक्वल टू 0 पर पूरी टर्म वैलिड हो जाएगी और C1 हमेशा कुछ ना कुछ निकल के आएगा। और C1 और C2 को हम मैन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो स्लोप इक्वेशन और डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारे पास आ गई। बट उसने इक्वेशन नहीं पूछी, उसने बोला कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा। अब इस इक्वेशन से अपन कहीं पर भी स्लोप की वैल्यू और डिफ्लेक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो बोलता है x इक्वल टू 2 मीटर पर स्लोप निकालो, तो हम क्या करते हैं, x की जगह 2 पुट कर देते हैं और स्लोप की वैल्यू निकाल देते हैं। अगर वो बोलता है x इक्वल टू 6 मीटर पर डिफ्लेक्शन निकालो, तो हम x की जगह 6 पुट कर देते हैं और डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं। तो उसने सबसे पहले बोला है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताओ कितना होगा और कितनी डिस्टेंस पर होगा। तो पहले हम वो पोजीशन फाइंड आउट करते हैं कि किस पोजीशन पर हमारा बेंडिंग मोमेंट किस पोजीशन पर हमारा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। तो हमने ये पढ़ रखा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा वहाँ मैक्सिमम होता है जहाँ स्लोप की वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम स्लोप की कंडीशन को लेके चलें, अगर हम स्लोप की 0 कंडीशन को लेके चलें और उस स्लोप की इक्वेशन को हम 0 के इक्वल कर दें, तो उससे जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो चीज़ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देगी। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जनरली स्लोप मैक्सिमम कहाँ होता है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में स्लोप जनरली वहीं 0 होता है जहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम है मिड स्पान पर। अगर हमारा मिड अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं यहाँ पर हम, है ना, तो मैं सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है वो मिड स्पान पर मैक्सिमम है, तो इसका मतलब स्लोप की वैल्यू वहाँ क्या होगी, 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्लोप वाली इक्वेशन लेंगे और स्लोप वाली इक्वेशन को हम मिड स्पान तक ही यूज़ करेंगे। अगर स्लोप वाली इक्वेशन को अगर आप मिड स्पान तक यूज़ करते हो तो सिर्फ आप इतनी इक्वेशन ही यूज़ करोगे, क्योंकि मिड स्पान तक हमारे पास ये 2 टर्म ही यूज़ होगी। मैंने आपको बताया था x इक्वल टू जब 0 रखते हैं तो सिर्फ फर्स्ट टर्म ही वैलिड होती है। x इक्वल टू L/2 लोगे तो 2 टर्म वैलिड हो जाएगी और x इक्वल टू L लोगे तो पूरा स्पान रिकवर होगा। ठीक है, अभी हमने बात करी है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वहाँ मैक्सिमम होगा जहाँ स्लोप की वैल्यू 0 होगी और स्लोप की वैल्यू जनरली सिंपली सपोर्टेड बीम में मिड स्पान पर होती है 0। तो हमने क्या करा, dy/dx इक्वल टू 0 हमने यहाँ कंडीशन ले ली और dy/dx इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू आप क्या लोगे, L/2। तो हमने ये कंडीशन ली x इक्वल टू L/2 पर dy/dx को 0 किया, तो इससे जब x इक्वल टू L/2 पर आप dy/dx इक्वल टू 0 करोगे तो इसमें सिर्फ L/2 तक का ही स्पान कवर होगा। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, x इक्वल टू 0 पर फर्स्ट टर्म लेते हैं, x इक्वल टू L/2 तक 2 टर्म लेते हैं
मिड स्पान तक की टर्म लेते हैं और x इक्वल टू एल पर पूरी टर्म लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा, हमें निकालना था मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वहाँ मैक्सिमम होगा जहाँ स्लोप की वैल्यू 0 होगी। तो हमने यहाँ बता दिया x इक्वल टू L/2 पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी 0। तो इस कंडीशन को हमने इस इक्वेशन में पुट किया। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो हमारे पास एक x की वैल्यू निकल के आएगी और वो x की जो वैल्यू होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी 4.662 मीटर फ्रॉम द ए। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट एंड से x इक्वल टू 4.622 मीटर पर स्लोप डिफ्लेक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो वो पोजीशन हमने निकाल दी। अब वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो जैसे ही इस वैल्यू को आप डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो जब इस वैल्यू को हम डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, स्लोप आपने 0 कितनी डिस्टेंस पे माना था L/2 पर, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी हम कितने स्पान के लिए निकालेंगे L/2 स्पान के लिए। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की जब वैल्यू निकालोगे तो आपको सिर्फ L/2 स्पान ही कवर करना है। तो हम ये वाली इक्वेशन लेंगे और इस इक्वेशन के अंदर जो भी हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई थी उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर उस वैल्यू को पुट करोगे तो हमारे पास EI मैक्सिमम आ जाएगा 128.81 किलोन्यूटन पर mm³। ठीक है, और डिफ्लेक्शन जो हमारा होता है किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और डिफ्लेक्शन जो हम निकालते हैं वो mm में निकालते हैं। तो किलोन्यूटन मीटर क्यूब को जैसे ही आप न्यूटन mm³ में कन्वर्ट करोगे तो हमें 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोन्यूटन के अंदर 1000 न्यूटन होते हैं। ठीक है, और सिमिलरली 1 मीटर के अंदर 1000 mm होते हैं। ठीक है, तो किलोन्यूटन के लिए 10⁻3 आ गई और mm के में 1 मीटर में 10⁻3 mm आता है। तो मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा 10⁻9। तो 10⁻9 को 10⁻3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10⁻12। ठीक है, तो किलोन्यूटन से आ गया 10⁻3 और मीटर क्यूब से आ गया 10⁻9। तो फाइनली हमारे पास जैसे ही हमने इसको न्यूटन mm³ में कन्वर्ट किया तो हमारा आ गया EI max इज इक्वल टू 128.81 इंटू 10⁻12 न्यूटन mm³। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप इतना सा समझ लेना, जैसे ही हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो ऑलवेज 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्लोप निकालेंगे तो स्लोप में mm³ की जगह मीटर क्यूब की जगह मीटर स्क्वायर ही आएगा। तो जब भी स्लोप निकालेंगे तो वहाँ 10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे समझ लीजिए, जब भी स्लोप निकालेंगे तो लास्ट में 10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ 1 मीटर कम होता है। और जब भी डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो EI वाई मैक्सिमम हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इससे हम वाई मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लेंगे। वाई मैक्सिमम इक्वल टू हमारा हो जाएगा जो भी वैल्यू आई है उसमें हम EI का डिवाइड कर देंगे। EI का EI का हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और E की वैल्यू थी हमारे पास 2 × 10⁵ और I की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो थी वो कितनी थी। I की हमारे पास यहाँ वैल्यू थी 7200 सेंटीमीटर की पावर 4 और सेंटीमीटर को हमें mm में बदलना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं तो उसकी की पावर 4 में कितने हो जाएंगे 10⁻4। तो इससे हमारा वाई मैक्सिमम निकल के आ जाएगा 8.95 mm। तो हमने इसमें 2 चीज़ पूछी थी। ये पूछा था कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितने डिस्टेंस पर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा वो 4 डिस्टेंस पर मैक्सिमम होगा और उस डिफ्लेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 8.95। तो हमारा आ गया, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा आ गया 4 कितना था वो 4.62। तो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आ गया है सिंपली सपोर्टेड बीम का वो हमारा आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा और कितना होगा वो भी मैंने आपको बता दिया 8.95 mm। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे मैकुलस को, बिकॉज ये RTU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ और प्रॉब्लम हम इसकी लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।